बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है परमानेंट वर्क सिस्टम के बारे में कि परमानेंट वर्क सिस्टम क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाह रहा था कि इसको ज़रा तफसील से बयान करूँ ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया है कि मोस्टली वो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो जस्ट फ्रेश हैं, जो अभी नए HSC में इंटर हो रहे हैं, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना लो लेवल पे जाके आपको समझा सकें। परमानेंट वर्क सिस्टम क्या होता है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसकी कलर कोडिंग क्या होती है, कौन इशू करता है, कौन रिसीव करता है, ये हमारा होगा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि परमानेंट वर्क है क्या। बेसिकली परमानेंट वर्क सिस्टम की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी काम, कोई भी जॉब प्लांट साइड पे विदाउट परमानेंट वर्क सिस्टम के नहीं हो सकती है। कोई भी वर्क विदाउट PW के सरंजाम नहीं पा सकता है प्लांट साइड पे। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए, कोई भी काम, देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसके नाम से ज़ाहिर है परमानेंट टू वर्क, काम करने के लिए परमानेंट लें कि कोई भी काम करना है तो आप पहले उसका परमानेंट लें, परमिशन लें, ठीक है। तो PW जो है बेसिकली ये एक ऑथराइजेशन है, एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान। वो दो पार्टीज कौन सी हैं? क्लाइंट और कंट्रैक्टर है, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज कौन सी हैं? आपका क्लाइंट और आपका कंट्रैक्टर जो है वो, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन साइन होती है कोई भी जॉब, कोई भी काम करने के लिए, जो कि प्लांट के प्रीमिसेस के अंदर होता है। प्लांट की यानी जो प्लांट है उसके अंदर रहते हुए, बाहर नहीं, सिर्फ प्लांट एरिया में, उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसके वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जो DP यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हैं कंट्रैक्टर के साथ और क्लाइंट के साथ। दोनों आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको हम परमानेंट वर्क सिस्टम का नाम देते हैं कि ये हमने जॉब शुरू करना है तो उसके लिए हमें परमानेंट इशू करवाना है। तो वो परमानेंट जो है वो आपका एक एग्रीमेंट हो गया है ताकि दोनों पार्टी उस पर राजी होती हैं कि हम इन दोनों पार्टीज हैं इस चीज़ पे एग्री होती हैं कि हमने ये जॉब जो है वो सरअंजाम देनी है। तो ये तो होगी PW की डेफिनेशन। ये पिक्चर में आपको एक परमानेंट की जो है किस तरह से परमानेंट जो है वो उसकी लुक किस तरह से होती है, किस तरह से बनाया जाता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है, जिसमें डेट, टाइम, इक्विपमेंट कौन सा इस्तेमाल होना है, एरिया कौन सा यूटिलाइज किया गया है, कौन सा एरिया है, काम कौन सा सरंजाम होना है, यहाँ पे गैस टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो लोग हैं काम करने के लिए आ रहे हैं उनको PP इशू हुए हैं कि नहीं है, वहाँ पे इन्वायरमेंट किस हिसाब से है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे जो है PP यूज होंगे, कौन सा लोगो एरिया है, हर चीज़ की तफसील लिखी होती है इसके ऊपर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी हर चीज़ की तफसील लिखी हुई है। इसके बाद हम PW की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। PW की कितनी किस्में होती हैं, इसमें कलर कोडिंग जो है वो क्या मिल रखती है। देखिए प्लांट साइड पे जो जॉब्स होती हैं वो जॉब की कैटेगरी के हिसाब से हमने उसकी किस्में बना दी हैं कि कौन सा जो है वो काम जो है उसकी हैजर्ड के हवाले से, उसकी टैग के हवाले से, उसकी जो है वो लुक के हवाले से कि वहाँ पे कौन कौन से जो है वो वर्क सिस्टम की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट अमूमन या मोस्टली जो है वो ग्रीन कलर में ही होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट पे ग्रीन ही हो, चेंज भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो हमने प्लांट विजिट किए हैं, जो हमने देखे हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर में ही कोल्ड वर्क परमिट जो है हमने देखा है। कोल्ड वर्क परमिट जो है वो ऐसा परमिट होता है जिसमें जनरल वर्क जो है वो शामिल होता है। जनरल वर्क में हम स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन कह लें, डिसमेंटलिंग कह लें, स्पैडिंग, डिस्पैडिंग कह लें, या हमने कोई रिमूवल करना है, या कोई इक्विपमेंट शिफ्ट करना है, या कोई मेंटेनेंस का जॉब करना है, तो वो हम कोल्ड वर्क परमिट जो है उसमें यूज करते हैं। यानी कि कोई इस तरह की चीज़ फ्लेमेबल या कोई टॉक्सिक गैसेज या कन्फाइंड स्पेस का काम नहीं होता है, एक जनरल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कोल्ड वर्क परमिट कहते हैं, और उसका कलर जो है वो अमूमन ग्रीन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट फायर इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि फ्लेम इन्वॉल्व हो गया है, फायर लगने का खदशा है, आग लग सकती है, या वहाँ पे जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे इंथाई टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वो कोई पिट है या कोई H2S बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे फायर होने का चांस है, वहाँ पे उस पर्पज़ के लिए हम लोग हॉट वर्क परमिट इशू करते हैं, जैसा कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। उसके बाद है हमारे पास
एक्सक्यूशन वर्क परमिट। एक्सक्यूशन वर्क परमिट जो है वो अमूमन ब्राउन कलर में होता है। एक्सक्यूशन मतलब यहाँ पे हमने डिगिंग करनी है, या जहाँ पे ट्रंच खोदनी है, जहाँ भी कोई गहराई में काम करना है या शोरिंग का काम करना है, तो हम एक्सक्यूशन का वर्क परमिट जो है वो इशू करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हीकल एंट्री परमिट। प्लांट पे कोई भी व्हीकल विदाउट परमिट के इंटर नहीं हो सकती है। हर व्हीकल को, चाहे वो क्रेन है, फोकलिफ्टर है, या कोई बस जो लोडिंग ट्रक है, या कोई वैन है, कोई भी चीज़ है, तो उसको अगर प्लांट पे आना है तो उसको परमिट इशू करवाना पड़ेगा, जिसको हम व्हीकल एंट्री परमिट कहते हैं। और इस वर्क परमिट के साथ जो है वो उस व्हीकल की जो है वो मेंटेनेंस रिपोर्ट भी होती है, या चेकलिस्ट भी होती है कि ये प्लांट पे आने के काबिल भी है कि नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है टाइप ऑफ परमिट की वो है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का परमिट हमेशा येलो कलर में ही होता है, येलो कलर में, और उसके साथ ब्लैक जो है वो लाइन लगी होती हैं। रेडियोग्राफी के परमिट में और बाकी परमिट में खास बात का डिफरेंशिएट जो है वो ये है कि बाकी परमिट जो है वो पूरी शिफ्ट के लिए इशू किए जाते हैं, यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट है तो सुबह 8 घंटे की शिफ्ट के लिए ही इशू होता है, उसके बाद वो रिन्यू होता है। लेकिन जो रेडियोग्राफी का वर्क परमिट होता है ये मखसूस टाइम के लिए इशू होता है। लेट्स सपोज 2 घंटे के लिए रेडियोग्राफी होनी तो 2 घंटे के लिए ही इशू होगा, उसके बाद जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसलिए रेडियोग्राफी का परमिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है वो हैजर्ड और ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है इसकी एक्सरेज की वजह से। उसके बाद हमारे पास है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट उम्मन ब्लू कलर में होते हैं। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट होता है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारे दूसरे परमिट जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने किसी कन्फाइंड स्पेस में वर्किंग करनी है तो आपको कन्फाइंड स्पेस का परमिट इशू करवाना पड़ेगा, साथ उस काम का भी इशू करवाना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर वो काम क्लीनिंग का है तो आपको हार्ड जॉब करना पड़ेगा, साथ स्कैफोल्डिंग भी करनी है तो उसको आपको फोल्डर परमिट इशू कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई अंदर कोई खुदाई करनी है या कोई ट्रंच वगैरह निकालनी तो उसके लिए आपका एक्सक्यूशन का भी साथ निकालना पड़ेगा। तो यानी कि बहुत सारे परमिट जो है आपको इकट्ठे भी इशू करना पड़ सकते हैं कन्फाइंड स्पेस के परमिट के साथ साथ। ये कुछ टाइप्स हैं वर्क परमिट की जो मैंने आपको बयान। तो हो गया हमारा परमिट कि जो हमने PDW इशू करवा लिया है, लेकिन इसके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमने वहाँ पे साथ लगाने हैं या जिनकी हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है परमिट टू वर्क सिस्टम के साथ, जिसे हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एज़ पर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो साथ यूटिलाइज किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए साथ हमने लिख दिया कि स्पेशल जॉब्स। आम वर्क के लिए जो एक मखसूस काम हो रहा है उसके लिए जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हमने कोई स्पेशल जॉब करना है, कोई स्पेशल काम करना है, कोई इस तरह का काम जो डिफरेंट हो गया, तो उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बगैर जो है हम लोग जो है वो वर्क या काम नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से उनको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको सामने शो करवा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मेथड स्टेटमेंट या वर्क प्रोसीजर। मेथड स्टेटमेंट या वर्क प्रोसीजर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके ऊपर हर चीज़ लिखी होती है कि काम किस तरह से करना है, कौन कौन सा जो है वो इक्विपमेंट, कौन सी मशीनरी, कौन सा लाहे अमल तैयार करना है। ये वर्क मेथड स्टेटमेंट जो होती है ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो कि आपका क्लाइंट होता है। वो आपको बताता है कि इस मेथड स्टेटमेंट के ज़रिए जो है आपने जो है वो काम सर अंजाम देना है, जो भी होता है सारा काम। इसमें जो है वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है, AHA जो है, हायरा, हर चीज़ जो है इसमें वो साथ अटैच होती है। स्केचेस, ड्राइंग, प्रेशर और इंस्ट्रूमेंट डिटेल ETC। एक ड्राइंग जो काम जो सर अंजाम देना है, जो काम करना है, पाइपिंग, जिस तरह से पाइपिंग का काम होता है मैकेनिकल, जो सारा काम जो है वो ड्राइंग के ज़रिए ही डिस्प्ले शो ऑफ करवाया जाता है। जैसे फैब्रिकेटर्स हैं वो ड्राइंग बना के फिर वो आगे जो है वो पाइप बना के जो है वो वेल्डर को देते हैं, वेल्डर फिर जो आके है उसकी वेल्डिंग करता है। इस तरह से आगे काम शुरू होता है। तो स्केच और ड्राइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उस PDW के साथ जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए जो है वो साथ लगाई जाती है कि अगर एक शिफ्ट इंचार्ज या कोई मैनेजर चेक करने के लिए आ रहा है तो वो ड्राइंग देख के उसको समझ सके कि हाँ जी यहाँ से जो है उन्होंने काम कहाँ तक कर लिया है, कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है काम, या कौन कौन से एरिया में इनको ये जो है परमानेंट कौन कौन से एरिया तक ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। किसी भी किस्म का जो मटेरियल प्लांट पे आता है, केमिकली मटेरियल हो सकता है या कोई
दूसरी कोई दूसरा कोई मटेरियल है जिसमें जो है वो टॉक्सिसिटी शामिल होती है, उसके साथ एक मटेरियल से डाटा शीट आती है जिसके ऊपर सारी तफसील लिखी होती है कि ये मटेरियल कितना टॉक्सिक है, इसके लिए कौन से बीपी चाहिए, हेल्थ हैजर्ड के लिए कितना नुकसानदेह है, कहाँ पर इसको फायर लगती है, फायर के लिए कितना ये कितना जो है वो कंसंट्रेट करता है फायर के लिए, ये कौन सी क्लास का है, ये कौन सी जो है क्लास इसकी जो है वो केमिकल की है। तो ये सारी चीज़ उसके साथ लगी, तो ये मुझे चार्ट शीट भी परमिट के साथ लगी होनी चाहिए जहाँ पर उस मुतल्लिका केमिकल के लिहाज से काम करना हो। तो उसके बाद हमारे पास है एनी अदर चेकलिस्ट। एनी अदर चेकलिस्ट कोई भी चाहिए, स्कैप होल्डिंग की चेकलिस्ट हो सकती है, साइट सर्वेयर है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट हो सकती है, ओपनिंग इक्विपमेंट चेकलिस्ट हो सकती है, इस तरह व्हीकल अगर इंटर हो रही तो व्हीकल एंट्री की जो चेकलिस्ट हो सकती है। तो हर किस्म की जो चेकलिस्ट है वो भी साथ रह होनी चाहिए, जिसको देख के जो है हम लोग पता करें हाँ भी ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं। जिस तरह से आपका फोक लिफ्टर है उसकी चेकलिस्ट होती है, जनरेटर जो है उसकी चेकलिस्ट होती है, इस तरह से वो परमिट के साथ लगी होनी चाहिए। इक्विपमेंट एंड सेफ्टी स्टेटस चेकलिस्ट एज रिक्वायर्ड एंड मेंटेन बाय इश्यूर। परमिट इश्यूर जो होता है वो जो इक्विपमेंट होता है जो यूटिलाइज किया जाता है, जो टूल्स होते हैं हमारे पावर टू हैंड टूल्स, उनकी चेकलिस्ट है वो उसकी कलर कोडिंग भी होती है वैसे हर प्लांट की अपनी। तो वो चेकलिस्ट होती है कि भाई ये 6 महीने पहले या 3 महीने पहले इसको इंस्पेक्ट किया गया है, ये प्लांट के लिए ओके है, तो एक चेकलिस्ट दे दी जाती है साथ। कंट्रैक्टर को बताया जाता है जिसको इक्विपमेंट जिसने यूज़ करना हो उसको कि ये जो है इसकी चेकलिस्ट है, इसके मुताबिक ये ओके है। रेस्क्यू प्लान कन्फाइंड स्पेस में जब काम किया जाता है तो उसके साथ ही एक जो परमिट होता है उसके साथ रेस्क्यू प्लान लगाया जाता है कि इन केस खुदा न खासा कोई एमरजेंसी हो जाती है, अगर कोई बंदा अंदर ट्रैप हो जाता है तो हमने उसको कैसे एवैक्यूएट करना है, कैसे हमने उसको बाहर निकालना है, कैसे रेस्क्यू करना है। तो इस पर्पज़ से उसके साथ रेस्क्यू प्लान लगाया जाता है। रेस्क्यू प्लान जो होता है उसमें हर चीज़ मेंशन होती है कि कितने लोग जो एंट्री करेंगे, कॉल किस तरह से की जाएगी, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होना है, SCBA कहाँ पे पड़े हुए हैं, जो इसके ऊपर लगानी है हमने ट्रायंगल लगानी है वो कहाँ पे लगेगी, यानी कि हर चीज़ जो है मेंशन होती है जाके इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग फ़ौरन जो उसको यूटिलाइज कर सकें और उसकी जो टीम होती है रेस्क्यू करने वाली इसको हम जो है वो कॉल कर सकें। तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि परमिट इश्यूअर और परमिट रिसीवर कौन होते हैं, इनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, और हम पढ़ेंगे कि हैजर्ड्स कौन कौन से राज होते हैं जब कोई परमिट जो है उसको बाकायदा तौर पे इशू या रिसीव नहीं कराया जाता या उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, तो कौन कौन से खतरात हो सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वजह बन सकती हैं हैजर्ड की राइजिंग परमिट वर्क सिस्टम। ये था हमारा आज का टॉपिक PDW के हवाले से, PDW की डेफिनेशन, PDW की टाइप्स, उसकी कलर कोडिंग और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं किसी PDW के साथ। कोशिश करें कि हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि, और उर्दू में बता रहे हैं, सबसे मेन बात जो है आपको बहुत कम ही लेक्चर जो है वो तुम्हें देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे जो नए फ्रेश लोग आने वाले जिसम में वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। और प्लीज़ अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो उसमें हमें आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इसको जो है आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी जो है वो थोड़ा सा नॉलेज जो है वो पहुँच सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।